आज हम एक ऐसी किताब पर गहराई से बात करेंगे जिसने सचमुच दुनिया को हिलाकर रख दिया है। युवाल नोआ हरारी की सेपियंस, मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस किताब के सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाले विचारों को सामने रखते हैं। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इतिहास दोहराना नहीं है, बल्कि उन 3 बड़ी क्रांतियों के पीछे के क्यों को समझना है। कैसे हम होमो सेपियंस इस ग्रह के मालिक बन गए और अब हम खुद को किस तरफ ले जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये किताब इसीलिए इतनी खास है क्योंकि ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं है। सही। ये इस बात की पड़ताल है कि हम सोचते कैसे हैं। सही। मतलब कैसे एक मामूली सा जानवर जो कभी शेरों से छिपकर रहता था, हाँ, आज एटम बॉम्ब और जेनेटिक इंजीनियरिंग तक पहुंच गया है। और हरारी की कहानी शुरू होती है एक चिंगारी से, एक ऐसी चिंगारी जिसने सब कुछ बदल दिया। संज्ञानात्मक क्रांति। हाँ, संज्ञानात्मक क्रांति। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। ये जो शब्द है संज्ञानात्मक क्रांति, सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आसान भाषा में ये क्या था और इसने ऐसा क्या कर दिया जो दूसरे इंसानी वंशज जैसे निएंडरथल वो नहीं कर पाए। तो लगभग 70,000 साल पहले हमारे दिमाग में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमारी भाषा वो बहुत जटिल हो गई। अच्छा। लेकिन यहाँ बात सिर्फ जानकारी देने की नहीं थी, जैसे कि शेर आ रहा है भागो। ठीक है। असली जो जादू था वो था गपशप करने की क्षमता और कहानियां गढ़ने की क्षमता। 1 मिनट, गपशप? आप मजाक तो नहीं कर रहे? गपशप ने हमें दुनिया जीतने में मदद की? सुनने में अजीब लगता है ना, पर हाँ। कैसे? गपशप से हमें ये पता चलने लगा कि किस पर भरोसा कर सकते हैं, किस पर नहीं। इससे हम बड़े समूह बना पाए। अच्छा, लगभग कितने बड़े? करीब 150 लोगों तक के। लेकिन असली गेम चेंजर था कहानियां गढ़ना। कहानियां? ऐसी चीजों के बारे में बात करने की काबिलियत जो असल में है ही नहीं। मतलब? कल्पना। जैसे कि देवता, राष्ट्र, कानून, मानवाधिकार और पैसा। इनमें से कोई भी चीज भौतिक रूप से मौजूद नहीं है। आप किसी देश को छू नहीं सकती। सही बात है। या किसी कानून को उठाकर देख नहीं सकती। सही बात। ये सब हमारी साझा कल्पना में मौजूद कहानियां हैं। और यहीं पर हम निएंडरथल से बहुत आगे निकल गए। अच्छा। वो शायद कह सकते थे नदी के पास एक शेर है, लेकिन एक सेपियंस कह सकता था नदी की देवी हमारे पूर्वजों की आत्मा है और अगर हम उसे बलि नहीं देंगे तो वो नाराज होकर बाढ़ ले आएगी। वाह! तो आप ये कह रही हैं कि जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ या जिस देश का मेरे पास पासपोर्ट है वो असल में सिर्फ एक कहानी है। बिल्कुल, यही एक कहानी जिस पर हम सबने यकीन कर लिया है। ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। और यही साझा मिथक थे जिन्होंने लाखों अजनबियों को एक साथ मिलकर काम करने लायक बनाया। अच्छा। चाहे वो पिरामिड बनाना हो या आज के जमाने में एक मल्टीनेशनल कंपनी चलाना हो। निएंडरथल जो शायद हमसे ज्यादा ताकतवर थे वो ऐसा नहीं कर पाए। क्यों? वो छोटे समूहों में ही सहयोग कर पाते थे। इसीलिए जब संसाधनों की लड़ाई हुई तो संगठित सेपियंस ने उन्हें हरा दिया। हमारी कल्पना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार साबित हुई। तो एक तरफ हमारी कल्पना ने हमें दुनिया जीतने में मदद की, लेकिन फिर हमने कुछ ऐसा किया जिसने एक तरह से हमें जमीन का गुलाम बना दिया। हाँ। हम कृषि की बात कर रहे हैं ना? हरारी इसे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहते हैं। हाँ, और ये किताब के सबसे विवादित लेकिन दिलचस्प विचारों में से एक है। करीब 10,000 साल पहले हमने जानवरों को पालतू बनाना और पौधे उगाना शुरू किया। कृषि क्रांति। कृषि क्रांति। लेकिन ये धोखा कैसे हुआ? ये तो तरक्की थी। हमें खाने के लिए भटकना नहीं पड़ता था। हम एक जगह बस गए, गांव और शहर बने। आज हम और आप यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, वो भी तो इसी की वजह से है। हाँ, ऊपरी तौर पे तो ये तरक्की ही लगती है। भोजन की आपूर्ति बढ़ी तो आबादी भी तेजी से बढ़ी। बिल्कुल। कुछ लोगों को खेती से फुर्सत मिली तो वो कारीगर, पुजारी और सैनिक बन गए। ये सच है। लेकिन हरारी हमें सिक्के का दूसरा पहलू देखने को कहते हैं। और वो क्या है? एक औसत किसान का जीवन
एक औसत शिकारी संग्राहक से कहीं ज्यादा मुश्किल और बदतर था। बदतर कैसे? कई वजहों से। पहला, उनका खाना बहुत सीमित हो गया, ज्यादातर गेहूं, चावल या आलू। पोषक तत्वों की कमी। बिल्कुल। शिकारी संग्राहक तो दर्जनों तरह की चीजें खाते थे, तो वो ज्यादा स्वस्थ थे। दूसरा, एक ही जगह पर रहने से बीमारियां और महामारियां तेजी से फैली। सही बात है। और तीसरा और सबसे अहम, खेती का मतलब था कमर तोड़ मेहनत। सुबह से शाम तक खेत में काम करना, मौसम की चिंता। और शायद यहीं से समाज में ऊंच नीच की शुरुआत भी हुई होगी, क्योंकि अब लोगों के पास निजी संपत्ति थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, जमीन और अनाज। और जब आपके पास अतिरिक्त अनाज होता है तो उसे कोई चुरा सकता है। आपको उसकी रक्षा के लिए दीवारें और सैनिक चाहिए। अच्छा। यहीं से शासक वर्ग और शासित वर्ग का जन्म हुआ। तो हरारी का तर्क यह है कि हमने गेहूं को नहीं पाला, बल्कि गेहूं ने हमें पालतू बना लिया। वाह। हम एक आरामदायक जिंदगी के लालच में एक ज्यादा मुश्किल जिंदगी के जाल में फंस गए। तो अब हमारे पास बड़े बड़े समाज थे जो खेती पर टिके थे, लेकिन उनमें असमानता थी। ये हजारों लाखों लोगों के राज्य आपस में कैसे जुड़े? ये एक वैश्विक सभ्यता कैसे बने? ये एक बहुत बड़ी पहेली थी, क्योंकि अलग अलग जगहों पर लोगों ने अपनी अपनी कहानियां बना ली थीं, अपने देवता, अपने राजा, अपने नियम। तो वो एक दूसरे पर भरोसा कैसे करते? बिल्कुल। हरारी के अनुसार इतिहास में 3 महान एकीकरण शक्तियों ने इस समस्या को हल किया। अच्छा। ये थे पैसा, साम्राज्य और धर्म। चलिए पहले पैसे की बात करते हैं। मुझे तो लगता था कि पैसा समाजों को बांटता है, अमीर और गरीब में। ये लोगों को जोड़ कैसे सकता है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। पैसा असमानता पैदा करता है, ये सच है, लेकिन ये भरोसे का अब तक का सबसे सफल सिस्टम भी है। भरोसे का सिस्टम? हाँ, सोचिए, कृषि क्रांति के बाद बार्टर सिस्टम था। अगर आपको जूते चाहिए और आपके पास सेब हैं, तो आपको एक ऐसा मोची ढूंढना पड़ेगा जिसे सेब चाहिए। कितना मुश्किल है ये। हाँ, बहुत मुश्किल है। पैसे ने इस समस्या को हल कर दिया। ये एक ऐसी चीज थी जिस पर हर कोई भरोसा करने को तैयार था। क्यों? इसलिए नहीं कि उसमें कोई जाति मूल्य था, बल्कि इसलिए क्योंकि हर कोई मानता था कि दूसरे लोग भी उस पर भरोसा करते हैं। मतलब ये भी एक साझा कहानी है। बिल्कुल। सोने का सिक्का या आज का कागज का नोट अपने आप में बेकार है। एक ईसाई, एक मुसलमान, एक हिंदू और एक नास्तिक, वो शायद किसी भी धार्मिक विचार पर सहमत न हो, सही, पर वो सब डॉलर या रुपए पर भरोसा करते हैं। इसने अजनबियों के बीच व्यापार और सहयोग को एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा दिया। कमाल है। पैसा मतलब भरोसे का एक यूनिवर्सल नेटवर्क। और दूसरी ताकत थी साम्राज्य। लेकिन साम्राज्य तो जबरदस्ती और हिंसा पर टिके होते थे। हाँ, साम्राज्यों का इतिहास खून और शोषण से भरा है। इस बात से हरारी इनकार नहीं करते। तो फिर संस्कृतियों को एक ही राजनीतिक छाते के नीचे ले आए। उन्होंने सड़कें बनाई, एक जैसे कानून लागू किए। धीरे धीरे जिन लोगों को जबरदस्ती एक साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था, उनकी पीढ़ियां उसी साम्राज्य की साझा संस्कृति को अपनाने लगीं। आज हम जिन संस्कृतियों को देखते हैं, उनमें से लगभग सभी किसी न किसी साम्राज्य की देन है। और तीसरी और आखिरी कड़ी थी धर्म। हाँ, धर्म। अगर पैसा अजनबियों को व्यापार करने में मदद करता है और साम्राज्य उन्हें एक शासन के तहत लाता है, तो धर्म उन्हें एक साझा पहचान और नैतिक कोड देता है। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम जैसे सार्वभौमिक धर्मों ने ये विचार फैलाया कि सभी मनुष्य एक ही दैवीय कानून के अधीन हैं। अच्छा। इसने स्थानीय पहचानों से ऊपर उठकर एक वैश्विक भाईचारे की भावना पैदा की। तो ये कमाल की बात है कि पैसा, ताकत और भगवान, 3 बिल्कुल अलग अलग चीजें असल में एक ही काम कर रही थी। हाँ, एक ही काम। हजारों लाखों अजनबियों को एक दूसरे पर भरोसा करवाना। बिल्कुल। इन तीनों ने मिलकर हमारी बिखरी हुई दुनिया को धीरे धीरे एक वैश्विक गांव में बदल दिया। लेकिन फिर भी एक और क्रांति बाकी थी, वैज्ञानिक क्रांति। हाँ, जिसने पिछले 500 सालों में दुनिया को इतनी तेजी से बदला जितना पिछले 50,000 सालों में भी नहीं बदला था। और यहाँ हरारी एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। वे कहते हैं कि ये ज्ञान की क्रांति नहीं थी, बल्कि अज्ञानता की खोज की क्रांति थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 500 साल पहले तक ज्यादातर संस्कृतियां ये मानती थीं कि दुनिया के बारे में जानने लायक जो कुछ भी था वो पहले से ही पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, जैसे बाइबल या वेदों में। हाँ, ज्ञान अतीत में था। वैज्ञानिक क्रांति का सबसे क्रांतिकारी विचार था ये स्वीकार करना कि हम नहीं जानते। ये मानना कि हम अज्ञानी हैं। बिल्कुल। और इस अज्ञानता को स्वीकार करने से क्या हुआ? इसने हमें सवाल पूछने के लिए आजाद कर दिया। इसने हमें अवलोकन और प्रयोगों के जरिए नया ज्ञान खोजने के लिए प्रेरित किया।
अब सच का पैमाना कोई पुरानी किताब नहीं, बल्कि सबूत और गणित थे। और इसी विज्ञान ने टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। पर हरारी इसमें एक और चीज जोड़ते हैं, पूंजीवाद। इन तीनों का क्या रिश्ता है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली तिकड़ी है। विज्ञान नई टेक्नोलॉजी को जन्म देता है, जिससे नए उत्पाद और ताकत मिलती है। लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च तो बहुत महंगी होती है। सही बात। और यहीं पूंजीवाद की एंट्री होती है। पूंजीवाद का मूल मंत्र है मुनाफा और विकास। अच्छा। तो पूंजीपतियों ने मुनाफे की उम्मीद में वैज्ञानिक खोजों में पैसा लगाना शुरू किया। इस पैसे से नई तकनीकें बनी, जिनसे और ज्यादा मुनाफा हुआ। और उस मुनाफे को फिर से और रिसर्च में लगाया गया। बिल्कुल, ये कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। इसी ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। तो इन सब क्रांतियों के बाद हम आज की दुनिया में पहुंचे हैं, एक ऐसी दुनिया जो पूंजीवाद और उपभोक्तावाद पर चलती है। इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? देखिए, पूंजीवाद ने हमें लगातार विकास के रास्ते पर डाल दिया है। मतलब अर्थव्यवस्था को हमेशा बढ़ते रहना है, और इसे बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें बनानी और बेचनी होंगी। यहीं से उपभोक्तावाद पैदा होता है। ये विचार के ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने से ही खुशी मिलती है। हाँ, ये हमें लगातार बताता है कि हम अधूरे हैं और अगला प्रोडक्ट खरीदते ही हमें संपूर्णता मिल जाएगी। तो अब सेपियंस के लिए आगे क्या है? कहानी कहाँ जा रही है? और यहीं पर किताब हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। 4 अरब सालों के प्राकृतिक विकास के बाद अब हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां हम इंटेलिजेंट डिजाइन के जरिए अपने विकास की बागडोर अपने हाथों में ले सकते हैं। इंटेलिजेंट डिजाइन? बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके जरिए हम न सिर्फ बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, बल्कि अपनी क्षमताओं को भी बढ़ा सकते हैं। मतलब हम खुद को अपग्रेड कर सकते हैं, एक नए तरह का इंसान बना सकते हैं, जैसे कि साइबॉर्ग। हाँ, इसकी पूरी संभावना है। हम शायद होमो सेपियंस के अंत की दहलीज पर खड़े हैं। बाप रे! हो सकता है कि अगली पीढ़ी आनुवांशिक रूप से उन्नत हो, जिनकी याददाश्त, बुद्धि और जीवन काल हमसे कहीं ज्यादा हो। लेकिन ये तो बहुत गंभीर नैतिक सवाल भी खड़े करता है। बिल्कुल। जैसे कि? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीर लोगों की पहुंच में हुई तो क्या होगा? हाँ। क्या ये समाज में एक जैविक विभाजन पैदा नहीं कर देगा? एक तरफ साधारण होमोसेपियंस और दूसरी तरफ आनुवांशिक रूप से उन्नत सुपर ह्यूमन। ये तो किसी भी असमानता से कहीं ज्यादा भयानक होगा। और दूसरा सवाल, अगर हम खुद को बदलने की शक्ति रखते हैं तो हमें क्या बनना चाहिए? हमें किस तरह की इच्छाएं रखनी चाहिए? और ये हमें किताब के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर लाता है। इतनी तरक्की, इतनी ताकत हासिल करने के बाद क्या हम आज अपने शिकारी संग्राहक पूर्वजों से ज्यादा खुश हैं? हरारी इस पर बहुत गहरा संदेह जताते हैं। हाँ। वो तर्क देते हैं कि हमने सामूहिक रूप से तो बहुत शक्ति हासिल कर ली है, लेकिन एक व्यक्ति के स्तर पर खुशी बढ़ी है, ये कहना मुश्किल है। अच्छा। हाँ, हमारे पास ज्यादा आराम है, ज्यादा सुरक्षा है, लेकिन साथ ही आधुनिक जीवन में तनाव, अकेलापन और एक उद्देश्यहीनता भी बहुत है। हमारे पूर्वजों का जीवन मुश्किल था, लेकिन उनके पास मजबूत सामाजिक बंधन थे, प्रकृति से जुड़ाव था और उनके जीवन का एक स्पष्ट मतलब था। तो शायद सच्ची खुशी ज्यादा चीजें इकट्ठा करने में नहीं है। शायद नहीं। हरारी का मानना है कि खुशी हमारी बाहरी परिस्थितियों और हमारी उम्मीदों के बीच के तालमेल पर निर्भर करती है। और उपभोक्तावाद हमारी उम्मीदों को लगातार बढ़ाता रहता है। बिल्कुल, जिससे हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। शायद खुशी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदरूनी सुकून, हमारे रिश्तों और जीवन को एक सार्थक उद्देश्य देने में है। तो हमने अपनी कल्पना की छलांग से लेकर खेती के जाल तक और पैसे, साम्राज्य और धर्म के जरिए दुनिया को जोड़ने से लेकर अब खुद को फिर से डिजाइन करने की दहलीज तक की एक अनविश्वसनीय यात्रा की है। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ देता है। इतिहास ने हमें असीम शक्ति दी है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसने हमें ज्यादा खुश भी बनाया हो। अब जब हम अपने विकास के डिजाइनर बनने जा रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि हम क्या बन सकते हैं, बल्कि ये है कि हम क्या बनना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर इस सारी प्रगति का अंतिम लक्ष्य हर इंसान के लिए एक बेहतर और खुशहाल जीवन नहीं है, तो फिर इसका मकसद क्या है?